एक आर्मी ऑफिसर को छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी ने कई सारे ऑफिसरों के साथ रातें रंगीन की, लेकिन ऑफिसरों ने उनकी पत्नी का फायदा उठाया और पति को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में भेज दिया। फिर जेल से भागकर 6400 किलोमीटर चलकर वो अपने घर अपनी पत्नी से मिलने क्यों आया, आइए जानते हैं आज की इस मूवी में। दोस्तों, यानूस को जासूसी के जुर्म में 20 साल की सजा होती है और सन 1940 में उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहां से किसी भी कैदी के लिए भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ और घने जंगल है। इस जेल में अलग अलग देशों के कैदियों को रखा जाता है जिनके साथ यहाँ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। तभी यानूस की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम खाबरोब है। वे एक एक्टर हुआ करता था। अब अगले दिन सभी कैदियों को जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन यानूस की नजर बस इस बात पर थी कि कैसे वह यहाँ से बचकर भाग सके। शाम के समय एक्टर यानूस के पास आता है और कहता है कि यहाँ से भागने का मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वह हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब वन दिन सभी कैदी लकड़ियां काटकर जंगल से वापस लौट रहे होते हैं, तभी वहां एक तेज बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए सभी कैदी जंगल में चले जाते हैं, जहां ये ठंड से बचने के लिए झोपड़ी तैयार करते हैं और उसके नीचे छिप जाते हैं। अब उसी रात यानूस 7 लोगों के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। यानूस कहता है कि आज मौसम खराब होने के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और हम लोग आज रात यहाँ से भाग सकते हैं। अगर आज रात हम यहाँ से भागेंगे तो पैरों के निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे, जिससे गार्ड हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। उस रात ये लोग जनरेटर बंद कर देते हैं, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद हो सकता था, और लोहे की तार काटकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब गार्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वह लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ये सभी कैदी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ठंड लगने के कारण इन्हें भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी वो चाकू लेता है और पेड़ की छाल काटकर सभी के लिए मुखौटे बनाता है, जिन्हें सभी लोग अपने अपने चेहरे पर पहन लेते हैं। मास्क पहनने से इनके चेहरे पर ठंड नहीं लगती और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। सुबह ये सभी लोग एक जगह रुकते हैं और जितनी भी खाने पीने की चीजें अपने साथ लेकर आए थे उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। यानूस देखता है कि उनके पास कुछ ही हफ्तों का राशन बचा है, लेकिन सफर अभी भी बहुत लंबा है, जिसके बाद ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब इन लोगों को चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और अब इनका खाना भी खत्म हो चुका है। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे भी खा जाते हैं। दरअसल इन लोगों को बेकाल झील तक 1 हफ्ते पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण ये लोग अभी भी झील से बहुत दूर होते हैं। एक रात जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ जानवरों की आवाज आती है, और जब पास जाकर देखते हैं तो कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे होते हैं। ये लोग उन भेड़ियों को वहां से भगा देते हैं और खुद उस शिकार पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। अब अगली सुबह यानूस कहता है कि मैं अकेला ही झील ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं लौटा तो तुम लोग समझ लेना कि मैं नहीं रहा। जब वह पथरीले और खतरनाक रास्तों से गुजरता है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे जिंदा रहने के लिए पेड़ की छाल तक खानी पड़ती है। लेकिन वे किसी तरह अपने दोस्तों के पास लौट आता है और उन्हें बताता है कि मैंने झील ढूंढ ली है, वे यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बताती है कि मैं रशियन से बचकर भाग रही हूँ, तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन यानूस उसे मना कर देता है। अब ये लोग झील के किनारे पहुंचकर देखते हैं कि दलदल में एक हिरण फंसा हुआ है, जिसे ये लोग अपना शिकार बना लेते हैं, और अब इनके पास कई हफ्तों का खाना था। तभी उनमें से एक शख्स जो प्रीस्ट था वह उस लड़की को वापस लेने के लिए जंगल में जाता है और शाम होने तक उसे अपने साथ ले आता है, जिसे ये लोग खाना खिलाते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, उनके रास्ते में डेजर्ट भी आता है, जहाँ काफी चलने के बाद उसे एक पानी का कुआं मिलता है और सभी पेट भर के पानी पीते हैं। इन सभी लोगों का मन होता है कि कुछ दिन आराम करने के लिए हम यही रुक जाते हैं, लेकिन यानूस उन्हें समझाता है कि यहाँ पीने के लिए पानी तो है, लेकिन खाना नहीं है, और बिना खाने के हम लोग कमजोर हो जाएंगे और फिर चलने के लायक नहीं बचेंगे। तभी एक भयंकर रेतीला तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तूफान में उनका ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब अगले दिन सफर पर निकलते हैं तो इरियाना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर स्मिथ दौड़कर उसके पास आता है और देखता है कि इरियाना के पैर काफी हद तक सूज गए हैं, इसीलिए उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए प्रीस्ट उसे अपनी गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ना जारी रखता है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनका शरीर और हौसला दोनों ही टूटते जा रहे थे, लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते और कई दिनों का सफर तय करने के बाद रेगिस्तान को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये चारों एक बार फिर अपने सफर पर निकलते हैं और कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग तिब्बत बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और ये लोग उन्हें खाना देते हैं। तभी एक मॉन्क बताता है कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए तुम्हें सिक्किम से होते हुए जाना होगा, लेकिन अभी ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ठंड कम होने तक तुम्हें 3 महीने का इंतजार करना होगा और तब तक तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो। लेकिन यानूस अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर वापस जाना है।
अगले दिन यानूस अपने साथियों के साथ उन बर्फीले रास्तों को नापते हुए सिक्किम तक पहुंच जाता है, जहां सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ गांव आया जाता है। इन लोगों ने साइबेरिया से इंडिया तक आने के लिए 6400 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है, जिसमें इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के साथ ही अपने कई साथियों की जान भी गंवानी पड़ी। जब वो घर जाता है तो वहां सामने उसकी पत्नी बैठी होती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन जब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने साल बाद एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं।